भारत में जारी शंघाई ताउन तंजीम के तहत वज़राए खारजा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज खत्म हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस को इस बार मामूल से ज़्यादा तवज्जो हासिल रही क्योंकि इस समिट की मेज़बानी भारत कर रहा था और पाकिस्तान ने इसमें बराह रास्त शिरकत की। इस हवाले से बहुत अरसे से कयास आराइयां की जा रही थी कि आया पाकिस्तान भारत के अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद पैदा होने वाली खलिश के बाद इस समिट में शिरकत करेगा या नहीं। खुद भारतीय हॉकिश मीडिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से माजी में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करने की वजह से अपनी ही हुकूमत पर दबाव डाल रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भारत ना बुलाया जाए, इस समिट के जरिए उन्हें भारत आने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से गुज़िश्ता साल 16 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहने के बाद भारत में उनके खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया गया, शदीद तनकीद की गई। लेकिन इन तमाम आपसी इख्तलाफात और अगस्त 2019 की खलिश के बाद पाकिस्तान ने इस समिट में शिरकत की और यही इतलात आई कि समिट एक अच्छे माहौल में हुई। खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की समिट के दौरान मेज़बानी को सराहा, मगर समिट के अख्तिताम पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मेज़बान होने के बावजूद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मेज़बानी करने पर खुद ही इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अपने भारतीय हम मनसब के इस जारहाना बयान पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान वापसी पर उन्हें जवाब दिया। उनकी तनकीद में समझता हूँ कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। वो इसलिए कि एक झूठा बयान या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, ख़ास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वज़ीर ख़ारजा करता है। उस प्रोपेगेंडा को मेरा जाने से, मेरा बात करने से, अपना मौक़िफ़ सामने रखने से उस बयानिया को हम तोड़ते हैं। फिर इसलिए शायद आपको भारत का वज़ीर ख़ारजा इतना जज्बाती लग रहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहता है कि You can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror। मैं क्या करूं अगर उनमें इतना नफरत उरूज पे पहुंच चुका है कि वो सारे मुसलमान को दहशतगर्द कराना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी दहशतगर्द कराना चाहते हैं। उनको ये नहीं नजर आता कि हम अपने मुल्क में भी एक दहशतगर्दों के मुकाबले में दहशतगर्दों के अपीजमेंट के खिलाफ जो मुहिम होते हैं उसमें उनमें सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, इसलिए कि हम खुद मुतासिर हुए हैं, विक्टिम्स हैं दहशतगर्दी। इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय टीवी चैनल इंडिया टुडे को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें जब पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जवाब दिया कि कुलभूषण यादव भारतीय नेवी कमांडर और रियासती एक्टर था, वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था, अगर वो भारतीय नहीं तो भारतीय हुकूमत इसका दिफा क्यों कर रही। लेकिन भारत में बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू करने वाले इंडिया टुडे के सहाफ़ी रादीप सरदेसाई पर भी मुल्क मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिस पर उनको वजाहत देते हुए अपने ट्विटर पैगाम में कहना पड़ा कि दाएं बाजू की ट्विटर पर आर्मी जो मेरे हर अमल से ऑब्सेस्ड नज़र आती है वो ये सोच रही है कि मैं क्यों बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, पर वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं और उनको सवाल करना बनता है और हाँ सुनना भी। एक वक्त था कि जब एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ था कि वो बग़ैर मुल्क मुखालिफ कहलाए सबसे सवाल करे। आज बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान वापसी से पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तान की खिलाफवर्जी कर रहे थे। वहीं बिलावल भुट्टो ने आज समिट के अख्तिताम पर जयशंकर की मेज़बानी की तारीफ़ की और वाज़ेह किया कि समिट में शिरकत के लिए उनके दौरा भारत के बावजूद पाकिस्तान की भारत के हवाले से खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, जबकि शंघाई ताउन तंजीम के रूल्स के तहत इस दौरे में दोनों ममालिक के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से बातचीत नहीं की गई। पोस्ट के लिहाज से जो भारत का जिम्मेदारियां था, तो एज फार एज द CFM इज कंसर्न, डॉक्टर जयशंकर सर पूरा उतरे इन जिम्मेदारियों के मुताबिक। उन्होंने किसी मौके पे मुझे ये महसूस होने नहीं दिया कि हमारा बायलैटरल इख्तिलाफात की वजह से इस कॉन्फ्रेंस पे कोई असर हो। एंड जो खूबी है इस SCO प्लेटफॉर्म का, इसके रूल्स के मुताबिक आप एक दूसरे के जो इख्तिलाफ है उन पर पाबंदी है कि हम उन इशूज़ को इस किस्म के फोरम्स पे नहीं उठा सकते। सिफारती कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं आया जब तक अगस्त 4, 2019 की पोजीशन पे वापस नहीं जाते। पाकिस्तान का हम 2026 में SCO का चेयरमैनशिप इंशाल्लाह ताला हमारे पास आएगा और मुझे यकीन है ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के भारत भी ऐसा कोई अच्छा फैसला ले कि उस वक्त वो शिरकत करे। यानी समिट के दौरान माहौल अच्छा था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी मेज़बानी की तारीफ़ कर रहे हैं। जो यहाँ से जो सहाफ़ी गए या फिर जो भारतीय सहाफ़ी हैं वो भी बता रहे थे कि माहौल अच्छा था, मगर जैसे ही ये समिट ख़त्म होती है तो फिर हमने देखा कि जयशंकर ने कितनी तनकीद की। यानी जब आप एक नफ़रत का बयानिया बनाते हैं तो फिर ख़ुद उस बयानिए के होस्टेज हो जाते हैं। फिर आपको मीडिया की भूख मिटाने के लिए, और वो भूख उस नफ़रत के बयानिए के लिए होती है, इस किस्म के बयान देने पड़ते हैं। हालाँकि जयशंकर की खुद
बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छी मेज़बानी की थी। 12 साल के बाद पाकिस्तान के किसी वज़ीर ख़ारजा ने भारत का सरकारी दौरा किया है। इससे पहले 2011 में हिना रब्बानी खर ने बतौर वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा किया था, जिसके बाद अब 12 सालों बाद बिलावल भुट्टो ने भारत का दौरा किया। इस दौरे में बिलावल भुट्टो जरदारी की उज़्बेकिस्तान और रूसी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई, जबकि कल अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। आज जब पीटीआई की उनके दौरा भारत पर तनकीद के बारे में उनसे पूछा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब में नाम लिए बगैर कहा कि उस जमात से हमेशा कंफ्यूज बयान सामने आते हैं, मैं सियासत सरहद पार छोड़कर आया हूँ। जहाँ तक सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी की सवाल है, वहाँ से तो मिक्स स्टेटमेंट्स आते हैं, वो हमेशा ही कंफ्यूज ही रहते हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ अच्छी बात है, और जिनकी आदत ही है मुखालफत, सिर्फ मुखालफत की वजह से करना, वो तो मुखालफत में लगे रहे। मैंने बतौर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा ये कोशिश किया है जो हमारा अंदरूनी सियासत है वो पाकिस्तान के सरहदों तक महदूद रहे, और जब मैं बाहर जाता हूँ और मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मैं ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदगी कर रहा हूँ मगर पूरा पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जिसमें ये स्पेसिफिक सियासी जमात के लोग का ताल्लुक भी है। ये अहम बात है क्योंकि भारत में भारतीय हुकूमत में बिलावल भुट्टो को बुलाने पर तनकीद हो रही है, भारतीय हुकूमत पर तनकीद हो रही है, और पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो के जाने पर तनकीद हो रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों से पीटीआई की जानिब से बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर शदीद तनकीद की जा रही है। इस दौरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर ख़ारजा के गोवा दौरे की शदीद मजम्मत करते हैं। शिरकत वीडियो लिंक पर भी हो सकती थी, लेकिन मसला यह है कि आप लोग मोदी के प्यार में मोदी जनता की जानिब से कश्मीर के साथ की गई ज़्यादतियों और भारत में मुसलमानों की मुश्किलात को भी नज़रअंदाज करने को तैयार हैं ताकि मोदी जनता को खुश कर सकें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हर लिहाज से मुर्दा हो चुकी है। मगर कल ही साबिक वज़ीर ख़ारजा और तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान SCO का मेंबर है और SCO एक अहम फोरम है। इस फोरम को अपने खित्ते की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत जाने में कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तान SCO का मेंबर है और SCO एक इम्पोर्टेंट फोरम है। अगर हमने यूरेशियन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन हासिल करनी है तो ये एक इम्पोर्टेंट फोरम है और इस फोरम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने खित्ते की बेहतरी के लिए। तो अगर गए हैं एक मल्टीलैटरल फोरम के लिए तो मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं। में आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आज एक से ज़ायद नकात पर कहा है कि ये नकात अगर हुकूमत की तरफ से पहले उठाए जाते तो मामलात हल हो सकते थे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से भी आज दोनों फरीक़ैन ने अदालत में अपना नुक्ता नज़र बयान किया है और इस पर भी चीफ जस्टिस की अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और पूरी समाअत के दौरान सिर्फ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बाकी दोनों जजेस बिल्कुल खामोश रहे। गुज़िश्ता समाअत में भी यही मामला हुआ था, जबकि इससे पहले पिछली समाअतों में जस्टिस एजाजुल एहसन और ख़ासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर अहम रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस देते रहे थे। लेकिन 27 अप्रैल और आज की समाअत में ये दोनों जजेस खामोश रहे और सिर्फ चीफ जस्टिस ने बात की। आज समाअत के आगाज़ में तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर हुकूमती जवाब के हवाले से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने भी अपना जवाब जमा करा दिया है। फारूक नाइक साहब मुज़ाकरात से मुतालिक मजीद बताएंगे। इसके बाद फारूक नाइक ने कहा कि हुकूमती जमातों ने मुआशी सूरत हाल से तहरीक इंसाफ को आगाह किया। IMF से होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक भी PTI की कमेटी को बताया गया। खराब मुआशी सूरत हाल को PTI ने भी तस्लीम किया। हुकूमती जमातों ने अगस्त में कौमी असम्बली तोड़ने पर रजामंदी जाहिर की। अब हमें मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद हैं, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया। अदालत में अभी मसला आईनी है, सियासी नहीं है। सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। ये बताएं कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है। फारूक नाइक ने कहा कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना ज़रूरी है। असेंबलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ी ना गई होती तो बहरान ना आता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। असेंबलियां तोड़ने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है। अफाम और तफहीम से मामला तय हो जाए तो बहरानों से निजात मिल जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। अखबार में पढ़ा कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त ममालिक ताउन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है।
90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फरीज़ा अंजाम दे रही है। कहा गया कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला और उससे नुकसान हुआ। इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। नाइक साहेब, ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की गुफ्तगू होती है। अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू को मवाजना करके देख लें। फारूक नाइक ने कहा कि अदालत को 90 दिन में इंतखाबात वाले मामले का दोबारा जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरां हुकूमतों का होना ज़रूरी है। सूबों में मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा, ये नज़रिया ज़रूरत नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाईं। ये सारे नकात उस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। इस मौके पर फारूक नाइक ने मुदाखलत करते हुए कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। तो चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की तो हुकूमत ने बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती बॉयकॉट के बाद हमने भी कह दिया कि अस्सलाम अलैकुम। हुकूमत ने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं। हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में लगे रहे, जिसे अता मिनल्लाह ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी यह है कि अभी तक नजरसानी दरख्वास्त दायर ही नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया हुआ है। मुआशी हालात के अलावा हमें आज सिक्योरिटी का अहम मसला दरपेश है। 6 फौजी जवान हमने गुज़िश्ता रोज़ खो दिए। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मुल्क की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। अगर सियासतदानों को अपने हाल पर छोड़ दें तो आइन कहाँ जाएगा। फारूक नाइक ने हमारा फैसला चैलेंज नहीं किया, सिर्फ मुश्किल हालात का बताया। इसके बाद समात में तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने अपना नुक्ता नज़र देते हुए कहा कि एक ही दिन इंतखाबात पर दोनों फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की। हुकूमत मुज़ाकरात को मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल ना करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबको अमल करना होगा। हमने मुज़ाकरात में हुकूमत से कहा कि कौमी असम्बली तोड़कर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। हुकूमती कमेटी ने असम्बली तोड़ने से इत्तफाक नहीं किया। अभी तक हुकूमत ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करेगी हम मिनो अन तस्लीम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। इसके बाद नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुआज़रत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2017 से हमारे साथ ज्यादती की है। हम इदारों से मुहाजरा ही नहीं चाहते। मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है। पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। इंतखाबात के मामले पर ही पहले आधा मुल्क गवा चुके हैं। एक सूबे का इंतखाब होना तबाही ला सकता है। 1988 के सैलाब और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त इंतखाबात आगे हुए थे। हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए तैयार है। इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करना अहम बात होगी। कुछ मजीद वक्त मिल जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर हल निकलेगा। असेंबलियाँ तोड़ भी दें तो आईनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। सियासी मामलात में अदालतों के उलझने से मसाइल पैदा होते हैं। हमारी सियासी तारीख ज़ख्मों से चूर चूर है। पहले जिया फिर मुशर्रफ और पिछला नकाब पोश मार्शल लॉ गुजर गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम एक भी दिन मुद्दत से ऊपर असेंबली नहीं चलाएंगे। आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त अभी तक नहीं लगाई गई तो चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए और ये अहम रिमार्क थे कि वो दरख्वास्त हम लगा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को इस बारे में बता दिया गया है। हमारी इस केस से जान छुड़ाएंगे तो हम दूसरे केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट अभी अपना हाथ रोक कर बैठी है। बड़ी बड़ी जंगों में भी इंतखाबात हुए हैं। तुर्की में ज़लज़ले के बावजूद इंतखाबात हुए। जो बातें अभी अदालत को बताई जा रही हैं वो लिख कर दी जा सकती थी। इंतखाबात के लिए फंड्स दे दिए जाते, बाकी सिक्योरिटी का बता दिया जाता। बजट तो मई में भी पेश किए गए। लाजमी तो नहीं कि बजट 30 जून को ही पेश किया जाए। हम देखते रहे हैं कि जून से पहले बजट पेश हुए। आपने हमें अस्कुद नोटिस लेने का कहा, हम अस्कुद नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। तो साद रफीक ने इस पर कहा कि मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन इस केस में इंतखाबात का फैसला अस्कुद नोटिस के नतीजे में ही आया है। मैंने अस्कुद नोटिस लेने का नहीं कहा। मेरा कहना था कि अगर कोई बात हमसे रह गई तो अदालत खुद इसको समझ सकती थी। इस मरहले पर हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया और साद रफीक ने कहा कि 3 नकात पर इत्तफाक हो चुका है तो चौथे नुक्ते पर भी इत्तफाक हो जाएगा। मुज़ाकरात में मौजूदा वक्फा कोई बड़ा वक्फा नहीं है। इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर ब्रेक आई है लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ है। मेरी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्म ना दे। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं है। हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। अगर इम्तिहान देना पड़ा तो मौला की जो मर्जी होगी हमारे साथ वही होगा। मुल्क व कौम की खातिर मसाइल ख़त्म करना चाहते हैं। मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना कोई हिदायत जारी करेंगे। आज जुम्मा है, मुज़ाकरात करने हैं तो आगाज़ कर दिया जाए। मुज़ाकरात ना हुए तो 1-2 रोज़ बाद इस मामले को देख लेंगे।
चीफ जस्टिस ने यहाँ एक बार फिर मुज़ाकरात का ऑप्शन दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम इस मामले में सिर्फ सहूलतकारी करना चाहते हैं, एक ही रोज इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होना चाहिए। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है, मुल्क को आईनी बहरानों की तरफ धकेला जा रहा है। हमारी जमात का मौक़िफ़ देखें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपका मौक़िफ़ पढ़ लिया है, अगर दिलचस्पी हो तो दोबारा मुज़ाकरात पर आ जाएं। इसके बाद इस केस में दरख्वास्त गुजार के वकील शाह खावर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त आ चुकी है, हुकूमत को भी नज़रसानी दायर करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर ले लिया जाए, इमरान खान और वज़ीर आज़म को सुनने के बाद जल्द हल निकलेगा। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि वज़ीर आज़म या इमरान खान मसरूफ़ लोग हैं, इमरान खान और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, हम सिर्फ काले कोट वालों को सुनना पसंद करते हैं। ये भी देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन नज़रसानी दरख्वास्त का हक रखता है या नहीं। इंतखाबात वाले फैसले पर नज़रसानी का वक्त अब गुजर चुका है। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इसके बाद फारूक नाइक ने अदालत से मुकदमा निपटाने की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस दरख्वास्त को निपटा दे, 14 मई के फैसले को बाद में सुन लिया जाए, केस इस पर निपटा दें कि फरीकैन एक तारीख पर इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हैं, यह मसला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस का फारूक एच नाइक से मुकालमा करते हुए कहना था कि आप सिर्फ वादे करते हैं, अगर अदालत मुकदमा निपटा देगी तो केस का असल मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। ये नुक्ता तहरीरी तौर पर दिया जा सकता था कि पंजाब बड़ा सूबा है और इसके इंतखाबात से छोटे सूबे मुतासिर होंगे, अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ इंतखाबात कराने की आज की समात मुकम्मल कर ली। समात के बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत तकब्बुर और हट दर्मी का मुजाहरा कर रही है, अब सिर्फ अल्लाह से दुआ की जा सकती है। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो आईनी फैसला है, उससे नजर चुराने के हीले बहाने हैं। डिफाइंस का वो फैसला कर चुके हैं और एरोगेंस का वो मुजाहिरा कर चुके हैं। सही कहा चीफ जस्टिस साहब ने, 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी दुरुस्त हो जाएगी, क्या गारंटी है? मैं बोझल दिल से कह रहा हूँ कि इसके बाद हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, उसकी मदद मांग सकते हैं और पाकिस्तान की आवाम से रुजू कर सकते हैं। अहम बात यह है कि आज समात के दौरान चीफ जस्टिस ने जस्टिस अतर मिनल्लाह का हवाला दिया और कहा कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी नहीं थी। मगर अहम और इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के उन नकात का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन केस की इब्तिदाई समात में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जब असेंबलियों की बहाली के नकात उठाए थे तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कमरा अदालत में यकीन दहानी कराई कि इन नकात को अदालती हुक्म का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन बाद में जब अदालती ऑर्डर आया तो उसमें ऐसा नहीं किया गया, बल्कि अदालती ऑर्डर में सिर्फ ये लिखा गया कि इन नकात को बाद में देखा जाएगा। यानी चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में कुछ और कहा और बाद में तहरीरी ऑर्डर में कुछ और लिख दिया। 23 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक उसको नोटिस की इब्तिदाई समात में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए थे कि हम इस केस में आईनी शिक पर बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये होगा कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं हुई। दूसरा सवाल यह है कि असेंबली की तहलील को भी 184(3) में देखना चाहिए। देखेंगे कि क्या असेंबलियों की तहलील आइनी तौर पर दुरुस्त है। ये एक अहम इशू है, इसका मकसद शफाफियत और अदालतों पर एतमाद की बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में सवालात उठाए कि क्या असेंबलियाँ किसी की डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं। जब असेंबली के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली कैसे तहलील हो सकती है। ये भी देखेंगे कि क्या असेंबलियों की बहाली से ये मामला हल हो सकता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस अतर मिनल्लाह को यकीन दहानी कराई कि उनके नकात को अदालती ऑर्डर में शामिल किया जाएगा। मगर हैरानकुन तौर पर चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में यह कहने के बावजूद ऐसा नहीं किया। मगर 23 फरवरी की समात के ऑर्डर में चीफ जस्टिस ने लिखा कि समात के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह नुक्ता उठाया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि दोनों सूबों के वज़रा आला ने सियासी लीडर के हुक्म पर अमल किया। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तहलील की वजूहात के बारे में पूछा। अगर ये वजूहात काबिल समात हैं तो क्या अदालत इन दोनों असेंबलियों को बहाली का जायजा ले सकती है। ये नुक्ते ना तो अदालत में दायर की गई आईनी दरख्वास्त में शामिल हैं और ना ही उसको नोटिस लेने की दरख्वास्त का हिस्सा हैं। हमारे सामने जो मामला है इसमें अर्जेंसी को जहन में रखते हुए इन नकात पर आगे चलकर किसी मुनासिब सतह पर गौर किया जा सकता है। यानी खुद चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस अतर मिनल्लाह के उठाए गए नकात को केस का हिस्सा नहीं बनाया, कहा कि बाद में इस पर गौर किया जा सकता है। लेकिन आज वो सियासी जमातों को कह रहे हैं कि उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्लाह के उठाए गए नकात में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई, जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने तफसीली नोट में खुद सियासी जमातों से नहीं बल्कि चीफ जस्टिस से शिकवा किया था कि उनके उठाए गए नकात को नज़रअंदाज कर दिया।
27 फरवरी को जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने नोट में लिखा कि समाअत के दौरान मैंने राय दी थी कि हमारे सामने जो मामला है उससे पहले मुतल्लिका सूबाई असेंबलियों की तहलील के कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस जो बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने इन सवालात पर भी गौर करने की हामी भरी थी। मेरे सवालात पर बेंच के किसी रुकन ने एतराज़ भी नहीं किया था, इसलिए खुली अदालत में ऑर्डर डिक्टेट करते हुए मेरे सवालात को शामिल करके हुक्मनामा लिखवाया गया। चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। मुझे जो सवालात लिखने को कहा गया वो ये थे कि क्या सूबाई असेंबली तोड़ने की एडवाइस देना वजीर आला का हतमी इख्तियार है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आईनी वजूहात को देखना ज़रूरी नहीं। क्या वजीर आला अपनी आज़ादाना राय पर ये एडवाइस दे सकता है या वो ये एडवाइस किसी और शख्स की हिदायत पर भी दे सकता है? अगर वजीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आईनी तौर पर गलत साबित हो जाए तो क्या इस सूरत में सूबाई असेंबली दोबारा बहाल हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के नकात का हवाला तो दे रहे हैं, मगर ये वही जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं जिन्होंने अपने तफसीली नोट में करार दिया था कि यह फैसला 3-2 का नहीं है बल्कि 4-3 का है, और ये भी बताया था कि क्या चीफ जस्टिस ने उन्हें बगैर उनके कहे बेंच से अलहदा कर दिया था। जस्टिस अतर मिनल्लाह अपने तफसीली नोट में लिखा था कि मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल के तफसीली वजूहात पढ़ने का एजाज़ भी हासिल हुआ और मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूँ। ख़ासतौर पर दरख्वास्तों और सू मोटो के दायरा कार को लागू करने के 4-3 के हतमी फैसले से मुतालिक इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि 27 फरवरी 2023 को जो आंट रूम में इजलास हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग यही थी। और मैं ये भी नोट करता हूँ कि मैंने ख़ुद को बेंच से अलहदा नहीं किया था और ना ही मेरे पास ख़ुद को बेंच से अलहदा करने की कोई वजूहात थी। ये बहुत अहम बात है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह कह रहे हैं कि जजेस के दरमियान 27 फरवरी को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि फ़ैसला 4-3 का है, मगर आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ही के असेंबली बहाल के करने के नुक्ते का हवाला देकर सियासी जमातों को इल्ज़ाम दे रहे थे। मगर इस सब में एक अहम पेशरफ्त ये भी है कि अब तहरीक इंसाफ कुछ दिन पहले असेंबलियों की दोबारा बहाली की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है और कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही से जब हाल ही में सवाल हुआ था कि क्या असेंबलियाँ तहलील करने का फैसला दुरुस्त था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने इमरान खान से पूछकर असेंबलियाँ बहाल करने की दरख्वास्त की है। और फिर परवेज़ इलाही के बयान के अगले दिन यह खबर सामने आई थी कि इमरान खान की हिदायत पर दोनों असेंबलियों के स्पीकर्स ने एक दरख्वास्त तैयार कर ली है जिसमें दोनों सूबाई असेंबलियों में बहाल करने का मुतालबा किया गया है। मगर इस दरख्वास्त को दायर करने से पहले दोनों सूबों में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार है, यानी तहरीक इंसाफ अदालत के हतमी फैसले का इंतजार कर रही थी। और आज चीफ जस्टिस ने भी दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह के उन नुकात का हवाला दे दिया जिसमें उन्होंने असेंबलियों की तहलील की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए थे और उनकी बहाली से मुताल्लिक बात की थी। इसके अलावा आज एक और दिलचस्प सूरत हाल भी देखने में आई। आज चीफ जस्टिस ने सियासी जमातों के वकला के दलाइल पर यह भी रिमार्क्स दिए कि ये सारे नकात पहले क्यों नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। इस मौके पर फारूक नाइक ने मुदाखलत करते हुए कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की तो हुकूमत ने बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती बॉयकॉट के बाद हमने भी कह दिया कि अस्सलाम वालेकुम। जबकि दिलचस्प बात यह है कि 3 अप्रैल को समाअत के आगाज़ में पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक रोस्टरम पर आए तो चीफ जस्टिस ने पीडीएम के बॉयकॉट से मुतालिक सवाल किया और पूछा कि क्या आप केस का हिस्सा बन रहे हैं, क्या आप बॉयकॉट नहीं कर रहे थे? तो फारूक नाइक ने जवाब दिया था कि हमने बॉयकॉट नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप मुशावरत करके हमें तहरीरी तौर पर बताएं, अगर बॉयकॉट नहीं किया तो भी बताएं। फारूक नाइक ने जवाब दिया कि सियासी जमातों को बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अखबारात में लगा है कि पीपल्स पार्टी ने भी बॉयकॉट किया है, तो इस पर फारूक नाइक ने कहा कि हमें सिर्फ बेंच पर एतराज़ है, हमने बॉयकॉट नहीं किया है। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप बॉयकॉट करके दलाइल देने आ गए, इजलास में कहा गया है कि बेंच पर एतमाद नहीं है, अगर आपको हम पर एतमाद नहीं है तो हमें बताएं, आपको हम पर एतमाद ही नहीं तो आप दलाइल कैसे दे सकते हैं? अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। फारूक नाइक ने कहा कि सियासी जमातें समझती हैं कि इस मामले पर लार्जर बेंच बनना चाहिए, बेंच के दायरा इख्तियार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा कि हमने वकालतनामे वापस नहीं लिए हैं, हमें बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन अदालती कार्रवाई का हमने बॉयकॉट नहीं किया है। वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वकालतनामा देने वालों ने ही इस बेंच पर अदम एतमाद किया है। चीफ जस्टिस इस पर रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं, बॉयकॉट ही करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से सवाल किया कि सियासी जमातों से क्या हिदायत ले ली हैं। फारूक नाइक ने जवाब दिया कि सियासी जमातों के एलामिये में अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट का जिक्र नहीं है। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत पर अदम एतमाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बॉयकॉट नहीं किया। नून लीग के वकील अकरम शेख ने इस मौके पर कहा था कि वकील वकालत करते हैं, गुलाम नहीं बन जाते हैं। 6 दिन से यहाँ बैठकर इंतजार कर रहा हूँ, क्या मुझे अपनी सुनवाई के लिए अखबार में आर्टिकल लिखना पड़ेगा? अदालत में मेरी तजलील हो रही है, मजीद अपनी तजलील नहीं कराऊंगा। चीफ जस्टिस ने अकरम शेख को हिदायत की
कि आप अपने दलाइल तहरीरी तौर पर दे दें। अगर आप बुकला जाती हैसियत में आते तो और बात होती। यहाँ आप सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हुकुमरान जमातों ने ऐलान किया है कि 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं है, यानी सियासी जमातों के वकला इब्तिदाई समातों के दौरान बार बार अदालत से इस्तदा करते रहे कि हम अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, हमारा अदालत में आना एतमाद का इजहार है, हमें सिर्फ बेंच पर एतराज़ है, अदालत हमें नहीं सुन रही है, हम मौक़िफ़ देना चाहते हैं। मगर चीफ जस्टिस समेत दीगर 2 जजेस बॉयकॉट पर इसरार करते रहे। मगर चीफ जस्टिस ने आज भी ये रिमार्क्स दिए कि आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की तो हुकूमत ने बॉयकॉट कर दिया। इसी तरह सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक जब वजारत दिफा और सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान ने चीफ जस्टिस को इन चैम्बर ब्रीफिंग दी तो चीफ जस्टिस ने अगली समाअत में सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग की तारीफ की और कहा कि ब्रीफिंग के बाद हमें असल सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ है। जब केस चल रहा था तब कोई हमें ब्रीफिंग देने नहीं आया। हालांकि 1 अप्रैल की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के मामले पर इन चैम्बर समाअत की इस्तदा की थी तो ये इस्तदा अदालत ने मंजूर नहीं की थी और चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए थे कि हमें सील्ड रिपोर्ट्स दे दें, हम पढ़ लेंगे। हम सिर्फ फ़ौज की बात नहीं कर रहे हैं, मुसल्लह अफवाज में एयरफोर्स और नेवी भी शामिल है। अगर हमारी फ़ौज हसास जगहों पर तैनात है तो हमें इन 2 अफवाज के बारे में भी बताया जाए। अगर पाक आर्मी की नफरी मसरूफ़ है तो दीगर सर्विसेज से एहलकार लिए जा सकते हैं। उसी समाअत में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुर रहमान से सवाल किया था कि क्या आपके पास रिटायर्ड जवान बुलाने का कोई तरीक़ाकार है। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया कि रिटायर्ड आर्मी जवान रिजर्व फोर्स होती है जिन्हें मखसूस हालात में बुलाया जाता है। रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है, रिजर्व फोर्स की तरबियत भी की जाती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा, हमें सील्ड फाइलें दे दें, हम जायजा लेकर वापस कर देंगे। आप चंद घंटों बाद या कल सुबह तक रिपोर्ट दे दें। सेक्रेटरी दिफा को अगली समाअत पर आने की जरूरत नहीं है। कुछ सवालात हमारे जहन में आए तो खुली अदालत में पूछ लेंगे। लेकिन इसके बाद केस की कोई समाअत ही नहीं हुई और 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कराने का फैसला दे दिया। और फिर जब बाद में सिक्योरिटी इदारों ने ब्रीफिंग दी तो गिला कर दिया कि जब केस चल रहा था तो कोई हमें ब्रीफिंग देने क्यों नहीं आया। ये सारे के सारे अहम मामलात हैं। अब सवाल उठ रहा है कि हुकूमत इस तमाम चीज़ों पर क्या करेगी। हुकूमत से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। अदालत में समाअत तमाम हुई। अब हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी जब तहरीक इंसाफ मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम दस्तगीर साहब आज समाअत हुई, एक लम्हे पर लगा कि मुज़ाकरात करने तो आज ही आगाज़ कर दें, ये चीफ जस्टिस ने कहा। मगर फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया कि जब मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं और ज़ाहिर है उनका पहले भी था कि हुकूमत टाइम बाय कर रही है। आज भी उन्होंने कहा कि हुकूमत का जो रवैया है वो तकब्बुराना है। अब हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि जो एक साथ इंतखाबात कराने की समाअत का मामला था वो तो लगता है कि अब मुकम्मल हो गया। अब जो दूसरा केस है 14 मई वाला वो अपनी जगह पर मौजूद है। अदालत ने कल भी कहा कि वो हमारा जो ऑर्डर है वो मौजूद है अपनी जगह पर। शुक्रिया शाहजब साहब। हमारी नज़र में तो हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं इस सब्जेक्ट पे कि 2023 में इंशाल्लाह जो अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं उनका जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसमें किस तरह इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान के अवाम का और तमाम सियासी जमातों का उनके तकद्दुस पर यकीन हो और सबके लिए एक हमवार मैदान हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि 2018 के जो बहुत ही जहरीले तजर्बे के बाद जिसने पाकिस्तान की हाकमियत को, वफाकियत को, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, हमें एक सही मानों में साफ और शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। तो इस पे अगर तहरीक इंसाफ बात करना चाहती है तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये जो तारीखों का मामला है, आप वो यही कह रहे हैं कि आप लोग फ्लेक्सिबल नहीं है, आप फिर अक्टूबर ही की बात कर रहे हैं कि जी अक्टूबर में किस तरह साफ शफाफ इंतखाबात हो जाए, इसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वो यही कह रहे हैं कि जी बड़ा जो रवैया है आप लोगों का फ्लेक्सिबल नहीं था, इसलिए आज चीफ जस्टिस कहीं ना कहीं ओपनिंग दे रहे थे, तहरीक इंसाफ नहीं मानी। देखिए, ओपनिंग का मामला तो ये है कि जो तारीख देने का इशू है उस पर अब एक बड़े गंभीर आईनी सवालात खड़े हो चुके हैं, खासतौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू पिटिशन की है। तो अब जबकि आईन में दी हुई 90 दिन की मुद्दत पहले से ही गुजर चुकी है, उसके बाद अब एक सवाल खड़ा हो गया कि अगर वो मुद्दत गुजर जाए तो तारीख का तयन कौन करेगा। कोर्ट आज खुद ये इख्तियार हासिल नहीं कर सकता और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि चूंकि 218(3) जो आइन की शिक है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की बराह रास्त जिम्मेदारी है इंतखाबात को दुरुस्त और कानूनी और साफ तरीके से करवाना, तो लिहाजा ये भी इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए कि जब वो समझें कि इंतखाबात को साफ, शफाफ और
का आइन में लफ्ज है करप्शन से पाक इंतखाबात होंगे, तो उसके मुताबिक वो तारीख दे दें। तो तारीख पर जो इंसिस्टेंस है तहरीक इंसाफ की, वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं है। खुर्रम साहब, आज अदालत ने भी वाज़ेह नज़र आया कि अदालत भी चाह रही थी कि आप कोई रिव्यू फाइल कर दें, मगर उन्होंने कहा कि आप तो इसरार किए बैठे हैं कि 4-3 का फैसला है जिसमें आप लोगों ने आर्गूमेंट ज़ाया कर दिए। आज वज़ीर आज़म ने भी बरतानिया में कहा कि जी हम तो 3-2 के फैसले को मानते हैं। तो अदालत चाहती है कि आप, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जी रिव्यू तो फाइल करें, मगर आप लोग रिव्यू तो फाइल नहीं करेंगे फिर। हमारी अदलिया से इस्तदा ये है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत जो है वो पंचायत नहीं है, वो कोई सहूलतकारी का फोरम भी नहीं है। और उनका काम तो ये है कि उनके सामने जो मामला आए, पहले तो जिस तरह अब पार्लियामान ने उस पर कानून साजी भी कर दिया सो मोटो के मामले में, वो उसको ज़ाब्ते के अंदर देखें। क्योंकि शाजिब साहब, अदलिया की खुद मुख्तारी मादर पिदर आज़ादी नहीं हो सकती, वो भी आइन के ज़ाब्ते के अंदर है। तो ठीक है, अदलिया के पास बहुत वसी इख्तियारात हैं कानून की तशरीह के, उनके पास इख्तियारात हैं कि वो कानून को गैर आइनी करार दे दें, लेकिन ये लामहदूद इख्तियार नहीं है कि यहाँ एक मामला ऐसा जहाँ पैदा हो गया है, जहाँ पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो है वो वाज़े तौर पर एक स्टैंड ले चुकी है, तो उसके बाद बेहतर यही होगा कि अदालत आलिया, और हमारी उनसे सदा भी होगी, दो रास्ते हैं। या तो एक फुल कोर्ट बनाकर ये 3-4 और 3-2 का मामला जो है उसको रिजॉल्व कर दें, या फिर इलेक्शन कमीशन को ये काम करने दें जो उनका आईनी एक फरीजा भी है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन करवाने के जो तमाम इंतजामात हैं वो मुकम्मल करें। क्योंकि अगर चेक्स एंड बैलेंसेस, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, वो ठीक है, मगर चेक्स एंड बैलेंसेस पर कोई कंट्रोल नहीं होंगे तो वो जो सुप्रीम कोर्ट आज खुद अपने अंदर कानून नहीं बन सकता। मगर इलेक्शन कमीशन ने, अदालत का रिव्यू में गया है इलेक्शन कमीशन कि जी आपका इख्तियार नहीं है तारीख देने का, हमारा इख्तियार है। हुकूमत नहीं जा रही है रिव्यू में। आज चीफ जस्टिस ने बार बार ये सवाल उठाया। अब आप जाएंगे या इस बात पर कायम रहेंगे कि नहीं जी हम 4-3 के फैसले को मानते हैं तो हम कैसे रिव्यू में जाएं? क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो कंटेम्प्ट आपको उसी फैसले के तहत हो सकती है जो अदालत कहती है कि 3 जजेस का फैसला है और 4-3 का फैसला नहीं था। देखिए, उसमें फिर जो फाजिल अदलिया के जजों ने अब इन राइटिंग जो अपनी डिसेंट है, जिसमें कहा है कि वन मैन शो है, जिसमें कहा गया कि इंसाफ की कबा में सियासतदान है, पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं, ये कहा गया कि साम्राज्यी सुप्रीम कोर्ट है, इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है, और वाज़े तौर पे अब हो चुका है पिछले कम से कम 7 सालों से कि सुप्रीम कोर्ट का झुकाव जो है वो एक खास सियासी सिमत में है। तो जब इस किस्म के वाकयात हों तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम उसी बेंच के सामने रिव्यू फाइल करें जिन्होंने एक फैसला दिया। और खासतौर पे जब जस्टिस अतर मिलाना ने लिखा कि जी एंटे रूम में ये फैसला हो चुका था कि 4-3 से रिजेक्ट किया जा रहा है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हमें एविडेंस आ रही है स्टैट्यूटोरी मिसकॉन्डक्ट की, तो हम उस फोरम के सामने दोबारा किस तरह जा सकते हैं कि जी हम तो, सवाल ये नहीं है कि फैसला 3-2 का उसके खिलाफ रिव्यू में जाना है, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर की तकसीम को खत्म करे और हमारी एक दफा फिर इस्तदा है कि फुल कोर्ट बनाकर इस मसले का हल करे। मगर जस्टिस अतर मिनल्लाह के आज मामले का हवाला दिया चीफ जस्टिस ने, जाहिर उनके पूरा नोट बिल्कुल में बहुत कुछ है, उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि वो कह रहे थे कि असेंबलियों की तहलील दुरुस्त हुई है या नहीं हुई है, मगर हुकूमत ने इस मामले को उठाया ही नहीं। आज चीफ जस्टिस ने ये बात कही, आप लोग ये मामला उठा सकते थे कि असेंबलियों की तहलील दुरुस्त हुई है या नहीं हुई है, फिर ये मामला एक साथ इलेक्शन होने या ना होने का शायद ना आता। जस्टिस अतर मिल्लाह साहब की जो तजवीज़ थी वो, अगर आप उनका वो डिसेंट नोट पढ़ें तो वो तजवीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी गई थी कि चीफ जस्टिस को देखना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि ये जो तहलील हुई क्या ये दुरुस्त हुई या नहीं हुई, क्या उस तहलील के ऊपर भी इस तरह बार बार कहा जाता है कि किसी भी सवाबदीदी इख्तियार को किसी ज़ाब्ते के तहत इस्तेमाल होना है, तो क्या ये तहलील दुरुस्त हुई? और उसमें अब जो फोर्स नई सियासी तौर पर इमरान खान ने खुद पैदा कर दी जब उन्होंने कहा कि मैंने तो जनरल बाजवा के कहने पे ये 2 असेंबलियां तहलील की थी, तो वो एक और सियासी पेंडोरा बॉक्स है जो अगर सुप्रीम कोर्ट खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, लेकिन हम सबके लिए बेहतर, और सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर भी अपनी तारीख में बहुत जजमेंट्स हैं कि जब इस किस्म के मामला पैदा हो जाते हैं
तो कोर्ट का कयास यही होता है कि इस मामले को बजाय ये कि माजी के जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने में हम अपना वक्त जाया करें, हम आगे की तरफ देखें। और कोर्ट को भी अब यही देखना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के जरिए और पार्लियामान के जरिए कि अगर कोई कानून साजी होनी है या कोई ऐसे जवाबित बनने हैं जिसके तहत 2023 का इंतखाब जो है वो सही मानों में साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो, तो फिर पाकिस्तान इसी सूरत आगे बढ़ेगा। इस तरह का जो तनाव है या दोनों इदारों के अपने अपने फैसले और उनकी अपनी अपनी खुद मुख्तारी है, उसके जरिए तो हम आगे नहीं बढ़ रहे। सर, जब आपने कहा कि अक्टूबर 2023 में मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं कि इलेक्शन हो जाए, इसका मतलब है फिर मुज़ाकरात तो ना हुए, आप ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ आपका फैसला माने, तो यानी आप किसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं है कि अभी मुज़ाकरात की दोबारा तहरीक इंसाफ को दावत देंगे, आए मुज़ाकरात करते हैं, हम देखते हैं हम कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो इस मामले में है कि पार्लियामान की आईनी मुद्दत 12 अगस्त की निस्फ शब तक है, until midnight of August 12। उस वक्त तक हुकूमत का मुकम्मल एक अवाम की तरफ से दिया गया मैंडेट है कि कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। जो इशू है और इस में बार बार ये आएगा अगर आइंदा भी मुज़ाकरात होते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास टेबल पर रखने के लिए कोई चीज नहीं है, कोई क्विड प्रो को नहीं है कि वो जिस बुनियाद पे कहें कि अच्छा जी अगर हुकूमत वक्त से पहले तहलील कर दे तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी। तो ये जो इश्यूज हैं वहां जब नेगोशिएशन होनी है किसी बुनियाद पर होनी है, क्योंकि हमारी तवक्को है और हमारा ख्याल भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो अलहदा है और तहरीक इंसाफ कोई प्रॉक्सी नहीं है सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। दरख्वास्त गुजार के जो आज वकील थे शाह खबर साहब, माहिर कानून हैं, साबिक जज हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आप दरख्वास्त गुजार के वकील थे कि इंतखाबात मुल्क में एक ही वक्त पर हों, आज आप समझते हैं कि बेहतर हो सकता था मामला या यही होना था जिस किस्म की समातें चल रही थी, क्योंकि तरीके से आपने कह दिया कि जी हम नहीं है मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड, हालांकि कहीं लगा कि जैसे चीफ जस्टिस मजीद कुछ रूम देना चाहते हैं, हुकूमत भी कह रही थी। मेरा ख्याल जाती ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी भी उनकी जो टोन और टेनर था, वो उनका जो मिजाज था, वो यही कह रहा था कि ये मुज़ाकरात मजीद चलें और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी जो है वो मजीद पैदा हो दोनों तरफ से। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो PMLN की तरफ से साद रफीक साहब ने काफ़ी देर जो है वो एड्रेस किया कोर्ट को, और फारूक एच नाइक ने भी, और उन्होंने तो बिल्कुल ये कहा कि हमारे जो PTI से मुज़ाकरात हुए हैं हमारी टीम के, वो बड़े अच्छे माहौल में हुए और उसमें हमने 2-3 चीज़ों पे तो हमें बिल्कुल इत्तेफाक हो गया। एक बात पे तो ये इत्तेफाक हुआ कि ये जो इलेक्शंस हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, ये बिल्कुल एक दिन होने चाहिए और ये जो है निगरान हुकूमतों के ज़हर तहत होने चाहिए। और दूसरा ये कि एक आपस में उनका ये तय हो गया कि इलेक्शंस के नतीजे में जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको हम कंट्रोवर्ट नहीं करेंगे, उसको हम मानने से इनकार नहीं करेंगे, बजाय इसके कि जो इंडिविजुअल केसेस कोई हो तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे चला जाए। तो उन्होंने ये अंदिया ये दिया कि सिर्फ जो है वो डेट जो है किस तारीख को असम्बलियां डिसॉल्व होनी चाहिए और कौन सी डेट होनी चाहिए इलेक्शंस की, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि हम अपनी पोजीशन से काफ़ी पीछे आ गए और PTI से भी हम ये तवक्को करते हैं, और उन्होंने कहा कि अभी भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन उसके बाद फिर हम ये महसूस कर रहे थे कि शायद PTI जो है वो भी रिस्पॉन्ड करेगी इस तरीके से। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जब आए और उन्होंने फिर एक लंबी वहाँ पे तमहीद बांधी और सब कुछ, लेकिन एंड पे जब चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि आप हमें साफ ये जब 2 टोक मौक़िफ़ दें कि क्या ये आपके मुज़ाकरात जो हैं वो मजीद कंटिन्यू रखे जा सकते हैं या नहीं, तो फिर उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि नहीं, हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और आपने जो फैसला किया है 14 मई का उसी को आप इम्प्लीमेंट करवाएं। तो उससे डेफिनेटली, लेकिन एक 2 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब मुकालमा किया साद रफीक साहब से भी और फारूक एच नाइक साहब से भी, उन्होंने बार बार उनको जो इसरार तो खैर नहीं किया लेकिन रियलाइज करवाया कि आपने रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं की हुई। ये जो बातें जो हमारी पिटीशन के हवाले से उन्होंने हवाला दिया कि ये जो इन्होंने जो पिटीशन में जो नुकात उठाए हैं, आर्टिकल 112 के हवाले से, आर्टिकल 224 के हवाले से, आर्टिकल 254 के हवाले से, और ये सारी
और ये जो इन्होंने जो बहस की है ये आपको करनी चाहिए थी, ये आपको इंसिस्ट करना चाहिए था ताकि हम चीफ जस्टिस ने यहाँ कहा भी कि आप 2-3 की और 4-3 की बहस में पड़े रहे, 3-2 और 4-3 की, तो हुकूमत तो है उस पर कायम और हुकूमत कहती है हम रिव्यू नहीं फाइल करेंगे। अब हुकूमत तो तैयार नहीं है रिव्यू के लिए, इलेक्शन कमीशन ने किया है रिव्यू फाइल के जी अदालत नहीं दे सकती है तारीख, ये हमारा इस्तेहकाक है कि हम तारीख दें इलेक्शन की। आज गालिबन चीफ जस्टिस ने आप ही से सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है रिव्यू फाइल या नहीं, क्या समझते हैं आप? देखिए बात यह है कि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को भी रिव्यू फाइल करना चाहिए था। देखिए रिव्यू का जो स्कोप होता है वो ये होता है कि किसी फैसले में, किसी भी अदालत के फैसले में एक गलती जो है वो नुमाया तौर पर नजर आ रही हो, एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो मैं ये समझता हूं कि दोनों तरफ से हुकूमत का भी अगर ये मौकफ था, मैंने कोर्ट में भी ये कहा कि अगर वो ये समझते हैं कि ये 3-4 से पिटीशंस खारिज हो चुकी है और अदालत ने गलत फैसला किया है तो ये एरर है ना, तो आप इसको एजिटेट करें रिव्यू पिटीशन में, वो उन्होंने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं समझता हूं कि वो मेरे से सवाल किया कि इनका क्या लोकस स्टैंडाई है। मैं ये समझता हूं कि लोकस स्टैंडाई उनका है, उसकी वजह ये है कि इलेक्शन का इनेकाद करना और उसकी तारीख देना या शेड्यूल अनाउंस करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है, और ये उनका बड़ा एक सॉलिड ग्राउंड है रिव्यू के लिए कि आप इसको नजरसानी करें। तो मैं ये समझता हूं कि अभी भी हुकूमत के पास ये चांस मौजूद है, क्योंकि अदालत बार बार ये कह चुकी है कि जो 14 मई की तारीख है वो हमने एक जजमेंट के तहत जो है वो हमने और अगर अदालत और अगर हुकूमत रिव्यू नहीं फाइल करती, और क्योंकि आपकी पिटीशन से अदालत ने ये रास्ता निकाला था कि हमारा जो दूसरा फैसला है 14 मई का, उसमें से एक मुज़ाकरात का रास्ता निकला था, तो अब आपका जो मामला है वो सेटल समझा जाए कि आपका केस अब खत्म हो गया है। 14 मई वाला जो केस है अब क्योंकि अदालत कह चुकी है कि उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और हमारा वो ऑर्डर मौजूद है अपनी जगह पर 14 मई वाला, तो अब वही सामने अदालत के, आपका केस खत्म हो गया। जी मैं ये समझता हूँ कि उसमें मैंने फिर जो उनसे इस्तदा ये की, हमने कहा जी चूंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट आईनी और कानूनी नुकात जो है वो सामने लेके आए हैं जिनका एड्रेस करना जरूरी है। देखिए उसमें एक दिन असेंबलियों के इलेक्शन होना नहीं थे, उसमें हमने ये भी कहा था कि जो सेंसस हो रहा है ये अभी नया, और ये जो मर्दमशुमारी हो रही है, अगर ये हो गई और ये नोटिफाई हो गई और ये पंजाब और केपीके के इलेक्शंस पहले हो गए, तो जो केपीके और पंजाब के इलेक्शंस होंगे सूबाई असेंबलियों के वो 2017 की मर्दमशुमारी के नतीजे में होंगे, जबकि अक्टूबर में 2 असेंबलियों के और कौमी असेंबली के जो है वो नई मर्दमशुमारी के उसके तहत होंगे। वो भी एक इनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि नई मर्दमशुमारी के बाद कौमी असेंबली की जो नशिस्तें हैं उनकी रिकॉम्पोजिशन होती है, तो ये भी हमने उसमें उठाया था। उसके साथ साथ के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते एक साल में 2 इलेक्शंस, पाकिस्तान वैसे भी बहुत ज्यादा इक्तिसादी मुश्किलात का शिकार है, और चौथा ये था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ग्रेव है, और उसमें हमारी जो पुलिस है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी को हम 2 दफा डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से बॉर्डर्स पे हमारी आर्मी जो है वो डिप्लॉयड है। तो इसको उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अप्रिशिएट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहता हूं कि ये पॉलिटिशियंस की नाकामी है कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उसमें कौन ज्यादा कसूरवार है उसका फैसला अवाम ने करना है और तारीख करेगी। बहुत शुक्रिया शाखवर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।